पे रिवीजन प्लान क्या है ये मैं लास्ट मंथ का बता रहा हूं आपको, वीकली प्लान नहीं बता रहा। देखो भाई सबसे पहले ना 1 से 10 अप्रैल तक अपने को कंप्लीट 11th का रिवीजन कर देना है और 11 से 12 अप्रैल तक आपको 12th क्लास का रिवीजन कर देना है। अब आप कहेंगे सर हम 10 दिन में पूरी 11th और 10 दिन में पूरी 12th कैसे रिवाइज कर सकते हैं? अभी बताऊंगा कैसे। फिर उसके बाद देखो 21 से 30 अप्रैल तक हम 5 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और जो भी मिस्टेक्स हमने लास्ट मंथ में या लास्ट के 2 मंथ में की है वो सारी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे। और 1 मई को आपका एग्जाम है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम डिले हो सकता है क्या? भाई एग्जाम डिले हो या ना हो, पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन हम ओनली एंड ओनली 1 मई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। इस बार आपको डिले नहीं करना है, चाहे भले ही एग्जाम की डेट कल ही आ जाए, लेकिन फिर भी आप है ना 1 मई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा टाइम अपने को मिलेगा उसमें हम और ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर सके। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आपको 1 मई के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी है। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्लान। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेली का टारगेट। भाई डेली का टारगेट क्या होना चाहिए? देखो डेली मैं आपको बता दूं भाई, आप है ना अगर 6 आवर्स भी स्टडी करते ना ऑनेस्टली, दैट इज मोर देन एनफ। जैसे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके लिए 3 सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको थियरी को कितना टाइम देना है? थियरी को ना मान लीजिए 30 मिनट इसको, 30 इसको और 30 इसको, मैक्सिमम 1.5 घंटा आपको थियरी पढ़नी है, 30 मिनट। फिर इसके बाद एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी को भी आप कितना टाइम देंगे? 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट। तो ये हो गया आपका 1.5 घंटा, ये हो गया। फिर आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है? ओवरऑल लगभग यहां पे आप 2.5 घंटे देंगे। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम रहेगा। 2.5 घंटे कैसे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद डेली रिवीजन को आपको 30 मिनट देनी है। तो ये देखो आपका टोटल 6 आवर्स का टाइम बन रहा है। तो इतना अगर आप सही से स्टडी कर लेंगे दैट इज मोर देन एनफ। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स की इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम जो भी उसका लेक्चर का लगेगा वो एक्स्ट्रा टाइम देना है। केमिस्ट्री का भी आप साथ में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा टाइम 1.5-2 घंटा लगेगा वो भी आपको टाइम देना है। लेकिन सभी सब्जेक्ट की, जैसा पहले मैंने बोला, सभी सब्जेक्ट की आप कोचिंग ज्वाइन ना करें तभी आपका बेनिफिट है। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसकी कोचिंग ज्वाइन ना करें, उसकी ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करें। ठीक, तो ये हो गया आपका डेली का टारगेट। अब बात आ जाती है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा? भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बात का ध्यान रखो, टाइम फिक्स कर दो। भाई जैसे आपको ना डेली यहां पे मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया फिजिक्स के 40 क्वेश्चन करने हैं, कितने मिनट में? लगभग 50 मिनट। 50 मिनट इज मोर देन एनफ। फिर केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए आपको 40 मिनट इज मोर देन एनफ। और बायो के आप लगभग डेली 80 क्वेश्चंस करेंगे, इसके लिए कितना टाइम बहुत रहेगा? 30 मिनट इज मोर देन एनफ। ठीक, तो ये हो गए आपके 2 आवर्स। अब यहां पे आपको 2.5 घंटा देना टाइम, तो 30 मिनट किसको देंगे? देखो भाई जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करेंगे जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन का आपने टाइम फिक्स किया 50 मिनट, तो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 या 110 जितना भी है जो भी, तो लगातार 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये किया, ये किया, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, स्किप कर दिया, फिर 6th 7th ऐसे करेंगे। तो इन 40 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 6 क्वेश्चन आपने लीव कर दिए और इन 34 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो गए। तो अब इन पे फोकस करो। ये 6 क्वेश्चन आप क्यों नहीं सोल्व कर पाए, ये अपने टीचर के पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, आपसे सोल्व ना हो अपने टीचर या अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इन 5 क्वेश्चन में आपसे क्या मिस्टेक हुई उसको भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ऐसे जब तीनों सब्जेक्ट में आप एनालिसिस करेंगे तो 30 मिनट मैक्सिमम इसकी लगेगी। तो ये आपका 2.5 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। तो ये आपका डेली टारगेट और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे क्या करना है? रिवीजन करना है। डेली रिवीजन कितनी देर करना है भाई? ओनली एंड ओनली 30 मिनट करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। ठीक भाई, कैसे करेंगे? भाई रात में आप ये देखो, आज आपने है ना केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ा या कौन सा लेक्चर आपने देखा, उस लेक्चर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सर ने आपको बताए, मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, उसको याद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको आगे भी याद करने की जरूरत है, या आपने क्या मिस्टेक्स की थी वो आप रिमाइंड करेंगे। ठीक, तो ऐसे 10 मिनट फिजिक्स की, 10 मिनट केमिस्ट्री की, 10 मिनट बायोलॉजी की जब आप देंगे तो आराम से 30 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अगर आप सही से रिवाइज करेंगे ना रात में, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट में भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम 20 मिनट मान के चलो आप यहाँ पे, है ना। फास्ट रिवीजन करना डेली। ठीक, आज का रिवाइज हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब आप करेंगे ना तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, यहां पे ये रिवीजन जब करेंगे सेकंड डे का 20 मिनट,
ठीक, 20 मिनट सेकंड डे का और 10 मिनट आप फर्स्ट डे का जरूर रिवाइज करें। तो ऐसे 30 मिनट आप 2 दिन का रिवाइज करेंगे। थर्ड डे आप जब रिवाइज करेंगे, थर्ड डे को क्या करना है भाई, 20 मिनट तो आप लगभग 20 मिनट तो फर्स्ट डे को देंगे, जो थर्ड डे को देंगे, और इसमें से आप ये मान लो 6 मिनट सेकंड डे को और 4 मिनट फर्स्ट डे को। तो ऐसे 30 मिनट में पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर देंगे। तो ऐसे तीसरे दिन तक रिवाइज करना है। फोर्थ डे क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे का रिवाइज करेंगे। फिफ्थ डे क्या करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे का। सिक्स्थ डे क्या करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डे का। तो ये आपका रिवीजन प्लान होगा। ठीक, तो ऐसे जब आप रिवाइज करेंगे ना, हर आज जो आपने पढ़ा वो तीसरे दिन तक रिवाइज करेंगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, फिर क्या करना है, लास्ट वीकेंड पे देखो, वीकेंड पे क्या करना है भाई, जो भी आपने पढ़ा ना, मतलब पूरे वीक में जो आपने पढ़ा, तो उसको मैक्सिमम 1 आवर में रिवाइज करना आपको, मैक्सिमम 1 आवर। 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री और 20 मिनट बायोलॉजी। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो जब आप ये वाली स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। तो ये 20 मिनट आपका 1 आवर में पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड वीकेंड पे क्या करेंगे, सेकंड वीकेंड पे भाई फर्स्ट वीक का जो आपने रिवाइज किया था वो 30 मिनट में रिवाइज करना है, और सेकंड वीक का जो रिवाइज करेंगे वो 1 आवर में। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे अपने आप पॉसिबल है। क्योंकि जब आप है ना इतनी बार चीजों को रिवाइज कर देंगे, वहां पे फिर ऐसा नहीं कि एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं, बस आपको ये देखना यार ये पढ़ा था और ये ऐसे याद है, बिल्कुल क्लियर याद रहेगा। समझ आ गई बात भाई, जैसे आपने कोई चीज पढ़ दी, उसमें ऐसा तो नहीं है कि अब आप वहां पे मोल की डेफिनेशन फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर आप वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, आप ये पढ़ रहे हैं कि CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे आपसे मिस्टेक्स होती हैं, वो पॉइंट रिमाइंड करने हैं। उनको रिमाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट। जब आप चीजों को 4-5 बार पहले ही पढ़ चुके होंगे, 30 मिनट में हो जाएगा 14 डे को। ठीक, और 1 आवर में हो जाएगा सेकंड वीक का। तो ऐसे 1.5 घंटे में 15 दिन का रिवाइज हो गया। फिर ऐसे ही आपको थर्ड वीक को वापस क्या करना, ओनली थर्ड वीक का 1 आवर में, और फोर्थ वीक को क्या करेंगे भाई, इसका करेंगे आधे घंटे में 30 मिनट में, और इसका करेंगे 60 मिनट में। और फर्स्ट एंड सेकंड का पूरा कितनी देर में करेंगे, 60 मिनट में। यानी फोर्थ संडे को आप क्या करेंगे, पूरे लगभग 2.5 घंटे में पूरे 4 वीक में आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करना है। जब ऐसे रिवाइज करेंगे आपको याद रहेगा। ये आपका पूरा रिवीजन प्लान हो गया। अब देखो जब ऐसे चीजें आपकी रिवाइज होंगी ना, एक महीने में 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार रिवाइज होंगी, तो आप ये मान के चलो अप्रैल में आपको मैंने बोला 1 से 10 अप्रैल तक 11th क्लास का रिवाइज करना है। आप 10 दिन में नहीं, एक वीक में आराम से पूरी 11th रिवाइज कर लेंगे। और पूरी 11th में क्या बोल रहा हूं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी पूरी रिवाइज कर लेंगे आराम से। लेकिन कब, जब आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे। हो गया रिवीजन। फिर रिवीजन के बाद आता है एग्जाम स्ट्रेटजी। देखो भाई, जब तक आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तब तक आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। अब आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो मैं आपको कहूंगा हर टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम मान करके ही अटेम्प्ट करें। अब इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर टेस्ट में आपको कोशिश करनी है कि 650 प्लस आ जाए। ऐसा अगर आप करेंगे हर बार आप फेल हो जाएंगे और कभी भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको बस ओनली एग्जाम को एज ए प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यानी क्या करना है भाई, आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि आपके मिनिमम मिस्टेक हो, या आप ये कोशिश करें कि आपका एक भी रॉन्ग ना हो। समझ आ रही बात। यहां पे अगर ये कोशिश करते हुए आपके 300 मार्क्स आए तो मैं आपको शाबाशी दूंगा। लेकिन एक बच्चा जिसने एग्जाम में 30 नेगेटिव कर दिए, 30 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए और मार्क्स आ रहे 550, मैं इसको कभी भी शाबाशी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी हैबिट में आ गया नेगेटिव करने का, और ये आज टेस्ट में नेगेटिव कर रहा है, फाइनल एग्जाम में भी करेगा। लेकिन जो बच्चा आज नेगेटिव नहीं कर रहा, भले ही उसके मार्क्स कम है, उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नेगेटिव भी कम रहेंगे। अब आज 300 है, कल 330 होंगे, 350 होंगे, 400 होंगे, 450 होंगे, नेगेटिव इस बच्चे के कम रहेंगे। लेकिन इस बच्चे की आज आदत क्या है,
30 नेगेटिव करना। फाइनल एग्जाम में कितने करेगा? फिर भी कम से कम 15 तो करेगा। और जो बच्चा 15 एग्जाम में नेगेटिव करके आएगा वो आप ये मान के चलो फिर 2022 में भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, भले ही स्कोर अपना स्टार्टिंग में कम आए लेकिन नेगेटिव हमारा कितना होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 से कम नेगेटिव रखना है, चाहे किसी भी हालत में रखें। ठीक, स्कोर चाहे बेशक 300 की बजाय 200 भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? देखो भाई, एग्जाम टेंशन के साथ अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। भले ही आपको कोई टॉपिक आता है या नहीं आता, या कोई टॉपिक आपका वीक है, बिना टेंशन के एग्जाम अटेम्प्ट करना है। चाहे आपका कोचिंग का टेस्ट आपका टफ आए या इजी आए, या उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, आप विदाउट टेंशन अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ओनली ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है बस। ठीक, फिर इसके बाद कभी भी एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो हर बार फेल हो जाते हैं या जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते फाइनल एग्जाम में, उनका मेजर रीजन ये होता है वो एग्जाम के लिए रिवीजन करते रहते हैं। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि क्यों कोटा के बच्चे फाइनल एग्जाम में जाकर के फेल हो जाते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कोटा के टेस्ट में बच्चे 650, 680 तक भी स्कोर करते हैं, लेकिन नीट एग्जाम में जाके 450, 500। आपने भी देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि वो यहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, उससे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या करेंगे? संडे को टेस्ट है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन कर लिया अच्छे से, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन इससे प्रॉब्लम पता है क्या आई? जो आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को पढ़ना था, आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाए। और रेगुलर स्टडी में क्या हुआ? रेगुलर स्टडी में आपके टॉपिक वीक रह गए, और जिसका लॉस आपको फाइनल एग्जाम में जाकर के भुगतना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इसलिए प्लीज कभी भी अपने टेस्ट के लिए रिवाइज ना करें, क्योंकि सिंपल सी एक बात समझो, फाइनल एग्जाम आपको कब अटेम्प्ट करना है? 1 मई को। क्या 30 अप्रैल को आप पूरे सिलेबस का 98 चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप आज अपने आप को ऐसी हैबिट क्यों डाल रहे हो जो आप फाइनल डे नहीं कर सकते? इसलिए कभी भी रिवीजन ना करें, भले ही आपके मार्क्स कम आए। और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके बच्चे के एग्जाम में आप नंबर मार्क्स चेक ना करें, बल्कि ये चेक करें कि वो नेगेटिव कितने कर रहा है। नेगेटिव ज्यादा कर रहा है उसको बोलो बेटा मार्क्स भले ही ना आए, नेगेटिव आपके 5 से कम होने चाहिए। अगर ये हैबिट लास्ट तक रही, आपका बच्चा डेफिनेटली 650, 660 स्कोर करेगा। और अगर वो नेगेटिव करता रहा और टेस्ट में 550, 600 भी स्कोर करता रहा, तब भी वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो प्लीज आपसे भी, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को मार्क्स लाने के लिए फोर्स ना करें, बल्कि उसको नेगेटिव कम करने के लिए फोर्स करें। ठीक है, तो इस बात का सभी बच्चों को भी ध्यान रखना है, और पेरेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चे को इस बात को फॉलो करने के लिए गाइड करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर अपने से ऐसी मिस्टेक ना हो जो इस बार हुई है। हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस बार ये वाली मिस्टेक्स की हो, तो प्लीज आगे ना करें। और जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स भले ही आपके 720 में से 150 आए हैं, लेकिन उसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। भाई कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको टेस्ट में पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, या कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो टेस्ट में आपको लेंथी लग रहे थे और लेंथी लगने के कारण आपने नहीं पढ़े, या टेस्ट में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए, या आपसे मिस्टेक हुए हैं। इन सब बातों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी देखना, चलो यार ये तो एनसीईआरटी से बाहर था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नहीं आता उसको साइड में रख दो। लेकिन एनसीईआरटी का था, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर भी आप क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं कर पाए, वो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों से आपको सीखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आप टेस्ट एनालिसिस को जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट होगा। नॉर्मली कोई भी कोचिंग है 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में टेस्ट होते हैं, मिनिमम 2 वीक में होते हैं। मान लीजिए वीकली भी होता है यार, इस टेस्ट में आपके 180 क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट 6 डेज और बाकी हैं, तो इन 6 डेज में पर डे अगर आप 30 क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करेंगे तो पूरे टेस्ट का एनालिसिस हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कहां पे मिस्टेक कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए डिफरेंट स्ट्रेटजी, मैंने बोला था डिफरेंट भी है, इफेक्टिव भी है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक, फिर इसके बाद ये देखो, ये पूरा टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट में भले ही लास्ट टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लास्ट टेस्ट के टॉपिक नहीं आ रहे, फिर भी उसमें जो आपने मिस्टेक्स की है, जो मिस्टेक आपने नोट डाउन की है, एनालिसिस करने के बाद वो मिस्टेक्स रिवाइज करके जाएं। थर्ड टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड टेस्ट की मिस्टेक रिवाइज करके जाए। फोर्थ टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट की मिस्टेक रिवाइज करके जाए। यानी जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो उससे पहले के टेस्ट में जो भी आपने मिस्टेक की है, भले ही उसके टॉपिक नहीं आ रहे, फिर भी रिवाइज करके जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा,
आपका एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना, आप मुझे बताना, या मैं फिर आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों करवाया, अभी नहीं बता रहा, बस आपको ये करना है। बात समझ में आ गई?